आजकल के टाइम में ज़्यादातर ये एज अ बज़वर्ड ही यूज़ हो रहा है और जो भी नया सेटअप लॉन्च होता है उसके लिए कंसिडर किया जाता है कि जी दिस इज़ अ स्टार्टअप। जो आइडिया मेरे माइंड में है तो मुझे ये देखना है कि स्टार्टअप को बिल्डअप करने के लिए मार्केट की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद मेरी अपनी उसमें विल और इंटेंशन क्या है। स्टार्टअप के लिए दिस इज़ मैंडेटरी कि आपने एक बेसिक लेवल का कोर प्रोडक्ट बिल्डअप किया एंड फिर आप उसको मार्केट के लिए प्रेजेंट करते हैं। इंटरनेशनल कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत बेताब हैं कि उनको ये यंग जनरेशन मिले जिसके थ्रू वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके जा सके, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ रेट इज़ इन नेगेटिव। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ साइब्रेट कास्ट। जब हम 20वीं सदी की बात करते हैं, फॉर द मेजर पार्ट ऑफ बिजनेस लैंडस्केप की जब बात हो रही होती है, तो हम देखते हैं कि बिजनेसेस से मुराद और बड़े बिजनेसेस से मुराद बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़, बड़े बड़े रकबों पे मुहित फैक्ट्रीज़, हज़ारों नहीं तो लाखों वर्कर्स, और जब उसको स्केल अप करना है तो उसमें दहाइयाँ लग जाती थी। लेकिन 20th सेंचुरी के एंड पे या 21वीं सदी में स्टार्टअप रेवोल्यूशन आता है। डिजिटल एज में किसी दूर दराज शहर में अपने गैराज में बैठा एक शख्स अपनी छोटी सी टीम के साथ ऐसे आइडिया को लेके आता है जो आइडिया महीनों में, सालों में पूरी दुनिया में बिजनेस वर्ल्ड को डिस्टर्ब करके रख देता है। और ना सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड को वो उसके डायनेमिक्स चेंज कर देता है, बल्कि वो इंसानों पे कल्चरल इम्पैक्ट भी लाता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। क्या हम 21वीं सदी में स्टार्टअप या डिजिटल एज के एतबार से दाखिल हो चुके हैं? क्या पाकिस्तान में स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम इस्टेब्लिश हो चुका है, या उनको क्या मसाइल हैं? तो इस सब पे बात करने के लिए, इससे रिलेटेड बहुत से पॉइंट्स पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं बिलाल फारूक साहब। वो फाउंडर हैं कंसल्टिंग 360 के, ओवर 2 डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल सेक्टर, विजिटिंग लेक्चरर के तौर पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं, और स्टार्टअप्स पे स्पेशली बहुत से स्टार्टअप्स के साथ उनकी इंटीग्रेशन, उनकी डेवलपमेंट में काम करते हैं। तो बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बिलाल साहब, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। व्हाट डज क्लासिफाई एज अ स्टार्टअप? कोई भी बिजनेस, किसी को बज़वर्ड मालूम हो गया जी कि स्टार्टअप है, तो अपनी दुकान खोल के उसको स्टार्टअप कह सकता है? हाँ जी, आजकल के टाइम में ज़्यादातर ये एज अ बज़वर्ड ही यूज़ हो रहा है और जो भी नया सेटअप लॉन्च होता है उसके लिए कंसिडर किया जाता है कि जी दिस इज़ अ स्टार्टअप। तो हम थोड़ा सा पहले ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि स्टार्टअप में और एक नॉर्मल बिजनेस में प्राइमरीली मेन क्या डायमेंशंस हैं जिनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, उन्होंने स्टार्टअप्स की डेफिनेशन डिफरेंट तरीके से की है। सही। हम फोर्ब्स की बात करें या किसी पाकिस्तान में SCCP के हवाले से बात करें तो प्राइमरीली उसका जो इम्पैक्ट है वो एक इस फैक्टर के ऊपर बेस करता है कि उसका मार्केट रीच क्या होगी। अच्छा। कितना ज़्यादा पोटेंशियल में आप अपने प्रोडक्ट को या अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। नॉर्मल बिजनेस आपकी एक सर्टेन डायमेंशन में या एक सर्टेन बाउंड्रीज में वर्कआउट करता है और उसी पे आप अपने बिजनेस को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। उसकी एक्सपेंशन एकदम से रैपिड ग्रोथ पे नहीं जा सकती। ऐसे। एज़ कम्पेयर टू स्टार्टअप आपके पास ये लेवरेज है कि आप IT इंफ्रास्ट्रक्चर को और डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बहुत कम टाइम में एक बहुत मैस मार्केट को, अगर इंटरनेशनल नहीं तो नेशनल लेवल के ऊपर आप बहुत जल्दी पेनिट्रेट कर सकते हैं अपने उस प्रोडक्ट को, अपने आइडिया को या अपनी सर्विसेज को। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है जिसमें हम स्टार्टअप को और नॉर्मल बिजनेस को हम डिफरेंशिएट करते हैं। सही। तो जब हम स्टार्टअप की और नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो क्या स्टार्टअप कोई इनोवेशन पे काम कर रहा होता है, कोई नई आइडिया पे काम कर रहा होता है, या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है? जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें ऐसा है क्योंकि नॉर्मल बिज़नेसेस के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई इनोवेटिव भी हो। अगर आपके सराउंडिंग में कोई एक बिज़नेस इवॉल्व हो रहा है या एक इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, तो उसको देख के लोग उस पर्टिकुलर बिज़नेस के अंदर अपने आप को इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन स्टार्टअप्स के लिए फर्दर डायमेंशंस रिक्वायर्ड हैं कि आपके पास नंबर 1 एक इनोवेटिव आइडिया भी हो। सही। उसके साथ-साथ आप उस इनोवेटिव आइडिया को बिज़नेस मॉडल पे किसी
को डेवलप भी कर रहे हों, क्योंकि ये एक बिल्कुल रॉ फॉर्म में एक आपकी आइडिएटिंग स्टेज है जिसमें आपको एक थॉट डेवलप हुआ और अब आप उसको चाह रहे हैं कि हम इसको डेवलप करें किसी प्रोडक्ट या सर्विस की फॉर्म में। तो इसमें इनोवेशन का रोल ज़्यादा प्ले करता है कि मार्केट की नीड इस वक्त क्या है और उस पर आप एक नई प्रोडक्ट या सर्विस को इनोवेट करके मार्केट की उस पर्टिकुलर पेन को या उस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इसके अंदर ये चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। सही। अब इसको अगर बेसिक से करें, बिल्कुल कि मेरे पास आइडिया आ गया या मेरे पास एक आई थिंक कि एक मार्केट में गैप है, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरे पास है जिसको मैं किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू या किसी प्रोडक्ट के थ्रू सॉल्व करना चाह रहा हूँ। अब उसके लिए फंडिंग रिक्वायरमेंट है, तो इसमें कुछ क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं कि ये किस किस्म का स्टार्टअप है, ये कैसे स्टार्ट हो रहा है, तो इस पे कुछ थोड़ी सी लाइट शेड करें। सही, बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो आइडिया मेरे माइंड में है तो मुझे ये देखना है कि स्टार्टअप को बिल्डअप करने के लिए मार्केट की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद मेरी अपनी उसमें विल और इंटेंशन क्या है। मैं उस आइडिया को लेके मार्केट में कितने लेवल तक इंटरेस्टेड हूँ कि मैं उसमें अपना 100% से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये आइडिया वो है जो मार्केट में अभी तक किसी ने डेवलप नहीं किया और मार्केट उसको भी फर्स्ट टाइम जब मार्केट में वो चीज़ जाएगी तो मार्केट उसका रिस्पॉन्ड कैसे करती है। उसमें फेलियर्स भी होंगे, मार्केट हो सकता है फर्स्ट टाइम में उस आइडिया को एक्सेप्ट भी ना करे, क्योंकि ये आइडिया हो सकता है मेरे माइंड में इवॉल्व होते होते मुझे कुछ सर्टेन टाइम फ्रेम लगा हो, 1 साल 2 साल 2.5 साल, और फिर मैंने उसको वर्कआउट किया। तो अब मुझे सबसे पहले ये समझना है कि क्या मैं उस फेलियर को एक्सेप्ट करने के लिए, चाहे वो सोशल प्रेशर की फॉर्म में है या फाइनेंशियल प्रेशर की फॉर्म में है, क्या मैं उसके लिए रेडी हूँ या नहीं। फिर उसके बाद मैंने उस पर वर्कआउट करना है। ठीक है। अब अगला स्टेज आता है कि फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी। इसमें एक ऑप्शन है जिसको कहा जाता है बूटस्ट्रैप। अब ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ऐसा है कि आइडिया तो मेरा है, लेकिन पहले दर्जे में मैं ये चाहता ही नहीं कि मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूँ। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि कोई बाहर से इन्वेस्टर आए और वो उस आइडिया पे इन्वेस्ट करे। तो सबसे पहले तो ये सवाल फिर पैदा होता है कि कोई मेरे आइडिया पे, मेरी चीज़ में बाहर से आके कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा, जब तक मैं खुद उसमें कोई इन्वेस्ट करने के लिए एग्री नहीं करता। तो आइदर मेरे पास सोर्स ऑफ फंड की कमी है या मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर मुझे इन्वेस्टमेंट ही बहुत बड़ी लेवल की चाहिए। तो ऐसे सिनेरियो में हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक है बूटस्ट्रैपिंग, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, और उसमें एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ स्टार्टअप लीडर के तौर पे मैं अपने ही फंडिंग को, अपने ही सोर्सेज को मैं यूज़ करूँगा ताकि मैं अपने आइडिया को एक लेवल पे लेके आऊँ ताकि फॉरेन इन्वेस्टर मेरे उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर सकें। यूजुअली जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपकी बूटस्ट्रैप लेवल के ऊपर या बिल्कुल इनिशियल आइडिया लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट को प्रेफर नहीं करते, ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि उनको आइडिया हो कि ये प्रोजेक्ट कितने अरसे में पे बैक करेगा, इसका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन क्या होगा, जबकि वो भी इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है। तो बहुत कम चांसेस होते हैं। तो ज़्यादातर सक्सेस का रेशो भी इसी पे डिटर्मिन होता है कि क्या वो जो आइडिया जिसके जहन में है वो उस पर कितनी ज़्यादा एफर्ट भी करना चाह रहा है या उसको मार्केट में लाने के लिए उसके फर्दर क्या स्टेप्स होंगे। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कुछ हो, कुछ दिखा सकूं, कुछ देखा जा सके। हाँ, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जिसको MVP के नाम से भी जाना जाता है। ये कॉन्सेप्ट को अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अलाइन कर लें, और वो ये है कि मेरे पास आइडिया तो आ गया, लेकिन मैं उस आइडिया के साथ इतना ज़्यादा जलन हो गया, मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि मेरे माइंड में उसको मॉडिफिकेशन करते हुए आइडियाज़ पे आइडियाज़ आने शुरू हुए और मैं उसको फर्दर मॉडिफाई ही करता जा रहा हूँ। अच्छा। मैं उसको मार्केट में नहीं ला रहा। अब हो ये रहा है कि वो आइडिया मेरे टेबल पे, मेरे सिस्टम पे या मेरे अपने ही उस लैब में मौजूद है, मार्केट उसको नहीं जानती। ठीक हो गया। यहाँ वो 2-4 लोग हैं जो मेरे साथ एज अ मेवन के तौर पे रोल प्ले कर रहे हैं, जिनसे मैं डिस्कशंस कर रहा हूँ, जिनसे मैं उसको इवैल्यूएट करवा रहा हूँ, तो वो सिर्फ वो जानते हैं। अब होता ये है कि स्टार्टअप के लिए दिस इज़ मैंडेटरी कि आपने एक बेसिक लेवल का कोर प्रोडक्ट बिल्डअप किया एंड फिर आप उसको मार्केट के लिए प्रेजेंट करते हैं ताकि मार्केट उस पर फीडबैक दे और आगे की एवोल्यूशन वो आपकी उस मार्केट की फीडबैक के ऊपर आए। ठीक हो गया। ताकि अल्टीमेट कंज्यूमर या अल्टीमेट जो यूज़र है वो हमारी मार्केट है। तो अगर मार्केट के फीडबैक की बेस पे प्रोडक्ट बनता है
या इवॉल्व होता है तो हम्म। उसके सस्टेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सही। तो इसलिए MVP के कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं जिसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो वो उसकी सस्टेन होने के, उसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू के नॉर्मली कि हम पूरे का पूरा प्रोजेक्ट बनाएं और उसको मार्केट के लिए प्रेजेंट कर दें। सही। अच्छा, हमने बात कर दी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, बूटस्ट्रैपिंग पे आपने बात की। अब उसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स, ठीक है, यूनिकॉर्न्स, इसको सही। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, देन विल गो इन डिटेल। सही सही, ठीक। अच्छा, अब आप देखिए कि हमने एक स्टार्टअप बिल्डअप किया और हमने उसको बिल्कुल बेस लेवल से बूटस्ट्रैपिंग के तौर पे हम उसको एक लेवल पर ले आए। ठीक है। अब हमें उसको एक्सपैंड करना है। अब एक्सपेंशन के लिए हमारे पास फर्दर क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक टर्म यूज़ होती है जिसको कहा जाता है क्राउड फंडिंग। अब क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बिल्कुल ही एक इन्फेंसी स्टेज के ऊपर है, ग्रास रूट लेवल के ऊपर है, जिसमें एक मल्टीपल इन्वेस्टर्स को एंगेज करके और वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर उसको वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास एंजल इन्वेस्टर्स का। अब एंजल इन्वेस्टर्स का क्योंकि बिल्कुल एक फ्रेश प्रोजेक्ट है, अभी मार्केट वायबिलिटी उस तरह से बिल्डअप नहीं हुई, तो वो दो तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं। नंबर 1, एक है उनकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और दूसरी इन्वेस्टमेंट होती है उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज, क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस है 2 डेकेड्स, 3 डेकेड्स का, 4 डेकेड्स का, तो वो उस स्टार्टअप को अपने साथ इवॉल्व करते हैं अलॉन्ग विद द इन्वेस्टमेंट दैट दे मेक, और फिर वो उस अपने उस पर्टिकुलर बिजनेस में वो 10% से लेके 25% जो मार्केट का एक एवरेज हम कह सकते हैं कि उसका जो रिटर्न का रेट बनता है, उस पे उनकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो इसके दोनों पार्टीज़ के लिए एक सॉर्ट ऑफ अ विन विन सिचुएशन बिल्डअप होती है अंडर अगर हम एंजल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। और थर्ड कैटेगरी जो कि उससे थोड़ा सा एक और लेवल अप हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल फर्म्स बेसिकली प्रोडक्ट को या उस पर्टिकुलर आइडिया को इवैल्यूएट करती हैं ऑन द बेसिस कि इनकी मार्केट के अंदर सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के क्या क्या चांसेस हैं। क्या ये प्रोजेक्ट ऐसा है जिसको हम लोकल लेवल पर पहले एक्सपैंड करें या हम इंटरनेशनल पे जाएंगे। अगर इंटरनेशनल पे जाना है तो इसके लिए इस पर्टिकुलर स्टार्टअप की इवैल्यूएशन क्या होगी, मार्केट वैल्यू क्या होगी, इंटरनेशनल लेवल पर अगर हमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है तो हमें उसके ऊपर कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इसमें एक वेंचर कैपिटल भी हो सकता है और इसके अलावा सिंडिकेशन के तौर पे मल्टीपल कंपनीज वो भी इन्वॉल्व हो सकती हैं इस स्टार्टअप को बिल्डअप करने के लिए। और फिर वो फर्दर डिपेंड करता है कि उसको डिवाइड किया जाता है डिफरेंट राउंड्स में या डिफरेंट स्टेजेस में, माइलस्टोन्स के अंदर, कि अगर आपने ये माइलस्टोन अचीव किया है तो इसके लिए इतनी फंडिंग रिक्वायर्ड होगी। तो अगर वो अचीव हो गया तो देन दे मूव ऑन टू द स्टेज 2, देन स्टेज 3 और राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। तो इट डिपेंड्स ऑल टुगेदर कि उस पर्टिकुलर स्टार्टअप की इवैल्यूएशन का लेवल क्या बनता है। सही। अच्छा, अब पाकिस्तान स्पेसिफिक थोड़े से बात करते हैं। हमारे नेबर्स में बायजूस, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, मोर देन 100 यूनिकॉर्न्स हैं। ठीक है, पाकिस्तान में शायद एक भी नहीं है, शायद क्या, डेफिनेटली एक भी नहीं है। लेकिन क्या उनकी पॉपुलेशन देखें, हमारी पॉपुलेशन देखें, या उनका एक अपना इकोनॉमिक सफ़र है, हमारा एक अपना सफ़र है, तो क्या ये कंपैरिजन ठीक है? क्योंकि यहाँ पे लोग कहते हैं कि यार उधर तो 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हो गए, यहाँ पे कोई नहीं है। तो इस पे आपकी क्या राय? हाँ, इसमें हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हिस्टोरिकली जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई है उसके स्टेजेस क्या हैं। ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, उसकी क्या बेसिस हैं, वो स्टीम इंजन की बेसिस पर है। सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसकी बेस भी इलेक्ट्रिसिटी की बेस पे बनती है। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कंप्यूटर्स पे है, देन IoT, और फिर उसके बाद उस टेक्नोलॉजी की जॉइंट इंटीग्रेशन विद द इंडस्ट्री और उसको फर्दर AI की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के हवाले से। अब इन तमाम स्टेजेस में हमारा रोल क्या था? लाइक हमारा जो स्टार्ट है वो मोर और लेस जब थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था तो उस वक्त हम कहाँ पे थे और हमारी इकोनॉमिक प्लस एजुकेशनल पॉलिसी वो कहाँ पे स्टैंड करती थी। क्योंकि हम इवैल्यूएट कर रहे हैं इन 21st सेंचुरी, ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ 21st सेंचुरी वो हमारा एंड हो चुका है, होने वाला है। तो इसमें हमने उस टाइम पर जो अपनी पॉलिसी बिल्डअप की, क्या वो बिजनेस ओरिएंटेड और उस एजुकेशन सिस्टम को जलन करने के साथ साथ इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को लेकर चलने की थी या नहीं थी। सही। और फिर उसके साथ जो हमने एक इकोसिस्टम बिल्डअप करना था, उसकी एवोल्यूशन कब हुई।
तो अगर हम रियलिस्टिकली देखें, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो जब इसको इवैल्यूएट करते हैं तो उनके मुताबिक पाकिस्तान में जो एक्चुअली इसकी एवोल्यूशन हो रही है दैट इज़ फ्रॉम 2018। अच्छा। जो कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का और ओपिनियन बीच है। में कोविड आ गया। और बीच में कोविड आ गया तो हमने ऑल्दो कि कुछ हाँ। कंपनीज ने आए लाइक नेटसोल ने बहुत काम किया, लेकिन हम वहाँ पे इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं। एज अ पॉलिसी लेवल, एज अ गवर्नमेंट लेवल या एज अ इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर वी डोंट हैव सच सॉर्ट ऑफ पॉलिसी या इंस्टीट्यूशन जो कि इसको फ्रेमवर्क के तौर पे लेके चल रहा हो। सही। हमने कुछ इदारे बना लिए, लेकिन ऑब्वियसली उसके अंदर हमें टाइम फ्रेम चाहिए कि हम उसको कैसे लेकर चलेंगे। आईटी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वर्कआउट कर रही हैं, लेकिन इंडिविजुअल एफर्ट्स के मुकाबले में कलेक्टिव एफर्ट और टारगेटेड एफर्ट से रिजल्ट्स ज़्यादा जल्दी डेवलप होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर मैं अपनी इंडिविजुअल एफर्ट को लेके चलता हूँ। तो एक रीज़न तो ये है। दूसरा ये है कि पॉपुलेशन इन कंपैरिजन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सही। तो अगर हम सिर्फ पॉपुलेशन को इवैल्यूएट करें तो उसके साथ हमें ये भी देखना है कि हमारे मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वो किस लेवल पर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो हमारी किस लेवल के ऊपर है। तो ऑल टुगेदर हमने डेफिनेटली सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के अंदर, आईटी प्रोडक्ट के अंदर हमने ग्रो तो किया, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल में हमारी ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो हमारी ग्रो नहीं कर पाई। तो उसका इम्पैक्ट ये है कि हमारा बिजनेसमैन जो लोकल इंडस्ट्री है वो उसको एक्सेप्ट कैसे करेगी, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च होती है तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर डायमेंशन में, उस डोमेन में, उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना वो ज़रूरी है। सही हो गया। तो जब तक उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बेस करेगी कि जब लोकल बिजनेस भी आगे फर्दर इवॉल्व कर रहा होगा, जहाँ उसके अंदर एवोल्यूशन हो रही होगी, तो अगर वो इवॉल्व नहीं होता तो अल्टीमेटली हमें वहाँ से फिर बैकआउट करना पड़ेगा या हमारी पेस को वो स्लो कर देगा। सही। तो इस वजह से अभी हमें थोड़ा सा अपना एक तो डायरेक्शन, दूसरा उसके ऊपर पॉलिसी और फिर उसके बाद हमें उसकी आउटकम है उस पर फोकस करना पड़ेगा। आपने ना एजुकेशन पॉलिसी की बात की, एजुकेशन सिस्टम की बात की, तो हाउ आई सी इट कि ये एक माइंडसेट की बात होती है कि एंटरप्रेन्योर का एक माइंडसेट होता है और वो डेवलप करना होता है। ठीक है, हमारे यहाँ हम जब बड़े हो रहे थे तो शायद उस वक्त भी, उससे पहले तो डेफिनेटली था कि 3 पेशे बताए जाते थे कि बड़े हो गए तुमने या तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फौजी बनना है। ठीक है, और वो माइंडसेट शायद अभी भी प्रिवेल कर रहा है। शायद अब हम थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस माइंडसेट के साथ तो आप एक लगे बगे सिस्टम के तहत एक एजुकेशन, और फिर आपका एजुकेशनल सिस्टम जो है वो भी उसमें कोई इस तरह की, मतलब यूनिवर्सिटी के लड़के अभी पीछे मुख्तलिफ वर्कशॉप साइब्रिड भी फैसिलिटेट करती है, ट्रेनर्स भी जाते हैं, तो उस माइंडसेट पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये ओवरऑल इकोसिस्टम अगर इस्टेब्लिश करना है तो ये माइंडसेट कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम के थ्रू होगा या इंडस्ट्रियल लीडरशिप के थ्रू होगा, ये कैसे होगा? ओके, सही। अब अगर हम इसमें की प्लेयर्स को देखें, जो आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है और फ्यूचर की जो पॉलिसी या डायरेक्शन है उसको एड्रेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी डायरेक्शन कैसे दुरुस्त हो सकती है। अभी जब मैंने MBA में एडमिशन लिया तो हमारी ओरिएंटेशन सेशन पे हमारे डीन थे अमानुल्लाह साहब, उन्होंने हमें कहा कि आई डोंट वांट to create employees, I want to create entrepreneurs, and that was way back in 1998. अच्छा, बहुत पुरानी बहुत पुरानी। अच्छा, ठीक। लेकिन अब वो एक माइंडसेट, उन्होंने एक डायरेक्शन तो सेट कर दी, लेकिन अब उस डायरेक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए आपको क्या वहाँ पे वो माहौल भी अवेलेबल है एट इंस्टीट्यूशन लेवल, और फिर इंस्टीट्यूशन से बाहर जो आपका एक बड़े लेवल पे सेटअप चल रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल है या आपका इकोसिस्टम के अंदर जितने भी की प्लेयर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, क्या वो भी उसके लिए उसी तरह से वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर इसी पैटर्न पे जब हम देखते हैं कि विज़न, वो किसके विज़न को हमने फॉलो करना है। हम इस वक्त स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं कि आप आएँ और आकर अपना एक स्टार्टअप लॉन्च करें और उस स्टार्टअप को लेके आपने इस लेवल तक चले जाना है। लेकिन फिर क्वेश्चन ये आता है कि अगर उस स्टूडेंट ने आना है तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका रोल कहाँ पर बनेगा। फॉर इंस्टेंस कि अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पाकिस्तान एज अ नेशनल लेवल पे क्या हमारी एक्सपोर्ट्स कराची और लाहौर को एक्सीड कर सकती हैं, तो इसका रिप्लाई आता है नो। लेकिन अगर आप दूसरे एंगल से देखें कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में आईटी डोमेन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें फैकल्टी ऑफ आईटी मौजूद है वो टोटल कितनी है और हर बैच में कितना स्टूडेंट वहाँ से पास आउट हो रहा है, वो तो अच्छा खासा है। तो अगर यहाँ पे लेट्स से 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं
और हर 15 यूनिवर्सिटी के अंदर 2 बैचेस सिर्फ आईटी के हैं। मैं इसमें बीबीए आईटी, कंप्यूटर साइंसेस और एमबीए को मैं शामिल नहीं कर रहा। और 25 का अगर बैच हो तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आफ्टर एवरी 6 मंथ्स वी आर गेटिंग अ ह्यूज रिसोर्स, जिसके लिए इस वक्त इंटरनेशनल कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत बेताब हैं कि उनको ये यंग जनरेशन मिले जिसके थ्रू वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके जा सके, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ रेट इज़ इन नेगेटिव। तो ये पॉलिसी डायरेक्शन देनी है हमारी टॉप लीडरशिप ने, लेकिन वो टॉप लीडरशिप का अगर विजन ही नहीं है, उसके लिए उन्होंने कोई टारगेट्स ही सेट नहीं किए। आप बेहतर जानते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में हमेशा जो भी काम होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन KPIs। तो अगर मेरे KPIs में ये पार्ट ही नहीं है तो हम उसमें ग्रोथ कैसे लेकर आ सकते हैं, जबकि हमारे पास रिसोर्स भी मौजूद है। फिर हमने उनके फैसिलिटेशन के लिए ऑल्दो एक कह लें कि कंपनी लेवल पे, इंडिविजुअल्स के लेवल के ऊपर कंपनीज काम कर रही हैं और वो उसको फैसिलिटेट भी कर रही हैं। ओपन इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। साइब्रिट योर ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत सारे इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट भी करती है और उसके साथ इवैल्यूएट भी करती है स्टार्टअप्स को। इसी तरह से अगर हम पाशा की बात करें तो ये इंस्टीट्यूशंस वो हैं जो अपने तौर पे उस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें कि विजन किसका, एक विजन है मेरा, एक विजन है एक स्टूडेंट का और एक विजन है पॉलिसी मेकर का। तो जो पॉलिसी मेकर का विजन है, अगर जब तक वो अप टू द मार्क, अप टू द टारगेट ऑडियंस के हिसाब से और इंटरनेशनल डोमेन को सामने रखते हुए नहीं होगा, तो फिर मेरे ख्याल में शायद हम उस तरह से बिल्डअप नहीं कर सकते। एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी तक हमारा फोकस है फुटबॉल। ओके, दैट्स गुड कि हमारी एक एक्सपर्टीज़ है। उस फुटबॉल के अंदर हमने अभी तक क्या एडवांसमेंट की? हमने उसकी 3-4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटबॉल की मैन्युफैक्चरिंग तो हमने स्टार्ट कर दी, लेकिन दुनिया पैसा कहाँ से कमा रही है? क्या वो फुटबॉल की, और हम वी हैव अ प्राउड कि हमारा फुटबॉल वहाँ पर जाता है बिकॉज वी हैव डेवलप्ड दैट एक्सपर्टीज। लेकिन क्या उसके साथ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अलाइन है या नहीं है, या हमें उसके साथ कुछ और चीज़ों को भी इम्बेड करना है? तो वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हमारा एक सेक्टर जो कि स्पोर्ट्स के साथ लिंकअप करता है, उस आईटी को क्या हम स्पोर्ट्स के साथ अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट्स कहाँ जाती हैं? तो वो अभी तक हम वेरिएबल कंप्यूटिंग की या वेरिएबल डिवाइसेस की बात होती है, तो आपके स्पोर्ट्स के लिए आपको आईटी सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड हैं। तो हम उस इंडस्ट्री को अभी तक अलाइन तो नहीं, खैर अभी हम उसकी तरफ गए ही नहीं, जहाँ पर असल में हमारी एक वैल्यूएबल एक्सपोर्ट्स आईटी सेक्टर के अंदर जो हमारे लिए बिल्डअप करना एज़ कम्पेयर टू आवर नेबरिंग कंट्री, वो हमारे लिए ज़्यादा आसान है और हम ज़्यादा जल्दी उसके अंदर ज़्यादा जल्दी हम उसके अंदर अपने आप को मनवा सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट भी हमारे पास है, लेबर भी हमारे पास है और इंडस्ट्री भी हमारे पास है, क्योंकि हमने उन्हीं को ही वो प्रोडक्ट सेल आउट करनी है। तो इन चीज़ों पर जब तक हम टारगेटेड और डिफाइंड वर्किंग नहीं करते, तो उस वक्त तक फिर हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी उस लेवल को अटेन करने के लिए। इसमें एक बड़े कॉन्टेक्स्ट तक मैं एग्री इस तरह करता हूँ कि लास्ट ईयर या ईयर बिफोर जो कुछ फिगर स्टैट्स आए थे उसके मुताबिक पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग जो इंडस्ट्री थी, फ्रीलांसर्स थे, वो दुनिया की टॉप 3 में आती थी। अच्छा, एक तरफ फ्रीलांसर शेयर नंबर्स और वो जो रेवेन्यू ला रहे हैं वो सेलिब्रेट करने का दिल तो करता है कि यार आपके मुल्क में इतना पैसा आ रहा है, इतने डॉलर आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, और इतने ज़्यादा लोग कर रहे हैं। लेकिन जहाँ दूसरी तरफ दुख होता है वो यही है कि जब वो एज अ बिज़नेस काम करने की कोशिश करें, मतलब मिल के, तो शायद बहुत ज़्यादा हर्डर्स आते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में, ठीक है, रजिस्ट्रेशन में ये फॉर्म फिल करें, वो करें। तो शायद इस लेवल पे भी मेरे ख्याल से उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है, जहाँ पे एक तरफ फोकस जो नज़र आ रहा है वो फ्रीलांसर्स की तरफ है कि इनके लिए फॉर एग्जांपल पेपाल आ जाए, पेमेंट मेथड्स इजी हो जाएं, टैक्स कम कर दो, ख़त्म कर दो। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इंक्यूबेशन सेंटर्स, ठीक है, उनको सपोर्ट के लिए बिठाना, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की बात की, तो शायद इसमें भी काम हो भी रहा है, जिस तरह आपने ओपन की बात की, और इस तरह की बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन करने की कोशिश करें, और शायद लेकिन इसमें भी काफ़ी काम होने गया। लेट्स कम टुवर्ड्स स्ट्रेटजी पार्ट और एंड द अपॉर्चुनिटीज़ पार्ट। डेफिनेटली ये सारे चैलेंजेस तो हैं, लेकिन जो तो चैलेंजेस होते हैं उसको अपॉर्चुनिटी भी होती है। अब आपके ख्याल में फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ स्टार्टअप्स पाकिस्तान की बात करें, कुछ अच्छे भी किए, एयरलिफ्ट वाज योर पोस्टर चार्ट, ठीक है, फेल्ड, ठीक है, फॉर ड्यू टू मैनी बिजनेस रीजंस, और एक्सपर्ट्स ने शायद पहले प्रेडिक्ट किया हुआ था, लेकिन स्टिल
उसने बताया कि सक्सेस कैसे हो सकती है। उसने काफ़ी सी मनी भी ली, काफ़ी दो राउंड्स भी लिए। अच्छा, बाइकिया इज वन, ठीक है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, वो बड़े मुश्किल हालात में वो उन्होंने कहा कि जी ऑफलाइन राइड लेते हैं। ऑफलाइन राइड में सबने ग्रीन हेलमेट पहन के खड़े हो गए तो उनका कमीशन ख़त्म हो गया। तो काफ़ी चैलेंजेस हैं, लेकिन इस तरह के बहुत से स्टार्टअप्स यहाँ पे भी काम करना शुरू कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी इन द पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट, पाकिस्तानी बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, चैलेंजेस को देखते हुए इधर कामयाब हो सकती है? इज़ इट गो स्लो, गो, या इज़ इट गो बिग, गो फास्ट, या कुछ भी स्ट्रेटजी जो बेहतर काम कर सकती सही। अच्छा, इसमें आपने जो जिस तरफ इशारा किया उनमें से एक पार्ट तो आता है फ्रीलांसिंग का। अब माइंडसेट है हमारा जो बिल्डअप हुआ अगेन विद आवर एजुकेशनल सिस्टम और ओवरऑल जो है, दैट इज़ कि मैंने खुद तरक्की करनी है। अब जब मेरे अंदर एक चीज़ इंजेक्ट है कि मैंने खुद से तरक्की करनी है और मैंने ही तरक्की करनी है, तो फिर मैं अपने साथ अगर किसी को अलाइन करने की बात करूँगा तो मुझे सबसे पहले अपने आप को रीअलाइन करना पड़ेगा, जो सबसे मुश्किल काम है कि वो मेरे साथ आके जेलन कैसे करेगा। तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी ग्रूमिंग ही हुई है कि मैंने ही, वो जो आपने बात की कि 3 डोमेन्स हैं, उनमें से मैंने फ़लाँ बनना है, तो मैंने इंजीनियर बनना है क्योंकि अपने लिए बनना है। उसके बाद मैंने बनना है अपनी फैमिली के लिए। इसके बाद अगर थर्ड लेवल देखा जाए तो वो थर्ड लेवल है ही नहीं, कि उससे ऊपर का लेवल मेरा अपना मुल्क और शहर है, और थर्ड लेवल पर मैंने क्या ग्लोबल लेवल पर भी कोई किरदार अदा करना है या नहीं करना। तो अगर मेरे माइंडसेट पे पहले दिन से पता हो कि जी आपने 4 लेयर्स में काम करना है, फर्स्ट लेयर वो आपसे अपने रिलेटेड है, वो सिर्फ आप उस हद तक आपका अपने आप को बिल्डअप करेंगे जहाँ तक आपकी कैपेसिटी है, लेकिन आपका जो एरिया ऑफ डिलीवरी है या डिलीवरेंस है वो आपकी 3 डायमेंशंस में है। आपका एक एरिया वो जहाँ पर आपने फैमिली और आपने अपने मुल्क, अपने नेबरहुड के लिए काम करना है। उसके बाद आप अपने मुल्क के लिए काम करेंगे, दैट इज़ द नेशनल। और थर्ड, आपका एरिया यहाँ के ख़त्म नहीं हो जाता, आपने ग्लोबल लेवल पर अपने आप को कैसे मनवाना है। और जाहिर है जब आप अपनी डोमेन से बाहर निकलते हैं तो आपकी इंडिविजुअलिटी वो ख़त्म नहीं होती, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ कलेक्टिव डोमेन। विजन को ब्रॉड आपका विजन ब्रॉड हो जाता है, और फिर जैसे जैसे आप एक लेयर से दूसरी लेयर में जाते हैं तो आपकी कलेक्टिविज्म, वो आपका चेंज भी होता है, उसके अंदर दूसरे की प्लेयर्स भी आते हैं और उनको हैंडल करने की आपके अंदर पहले दिन से कैपेसिटी बिल्डअप होना शुरू हो जाती है। इट्स नॉट अ ओवरनाइट प्रोसेस, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो मेरे अंदर पहले से इनकलकेट हुई भी हो। तो जैसे जैसे ये चीज़ इनकलकेट होगी तो हमारा वही जो फ्रीलांसिंग का एस्पेक्ट काम कर रहा है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ बिजनेस मॉडल और अ बिजनेस सेटअप, जहाँ पर एक बंदा सिर्फ काम करता है डिज़ाइनिंग में, दूसरी तरफ वो वेब डेवलपमेंट है, तो दे कैन जॉइन हैंड्स और जॉइन पूल्स। फिर दूसरा ये है कि हमारे पास उन चीज़ों को हाईलाइट भी नहीं किया जाता कि हाउ वी कैन लर्न। अब कॉर्पोरेट जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बिग, जिस तरह आपने यूनिकॉर्न्स की बात की, हाउ दे वर्क, अब उनके जो बिजनेस मॉडल्स हैं क्या वो हम अपने अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं या नहीं। लेट्स से कि वी टॉक अबाउट कोरियर कंपनीज। अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो कोरियर कंपनीज हैं, दे आर नॉट transferring or delivering a parcel and picking up from Islamabad and they are delivering in Shanghai. They don't have that much level of transportation network. तो वो क्या करते हैं, वो अपना collaboration करते हैं। ठीक है। उसके बाद अब एयरलाइन इंडस्ट्री, वो एक collaboration, वो रूट शेयरिंग के ऊपर वो काम कर रही है। आपके पास पैसेंजर है, यू कैन शेयर द रूट, और आप उस रूट के थ्रू अपने पैसेंजर्स को इंटरचेंज करते हैं एंड यू आर जस्ट शेयरिंग अ प्रॉफिट। अब ये लेवल पे अगर आप नीचे वही एक फ्रीलांस को कॉन्सेप्ट देते हैं तो वो ऑब्वियसली एक बिजनेस मॉडल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम इंडिविजुअलिटी को हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि हमारी जो बेसिक्स हैं वो हम ग्रास्प करते हैं, वो हम ले रहे हैं डेवलप्ड इकोनॉमी से, एंड दे आर बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म, वेयर एज आर कल्चर, our domain is not based on the capitalism, not developed on the base of capitalism, that is based on the religious teaching. वहाँ पर collectivism का concept है। तो हम अपने concept को realign नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी जो growth है वो उस तरह से develop ही नहीं हो पाती, और फिर हम वो एक startup को फ्रीलांसिंग के सेटअप पर ही रहने देते हैं और नया जो सेटअप है वो हमारा फिर बिल्डअप नहीं हो पाता। तो स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए?
क्या सक्सेस हुआ लोकल उसमें, उस पे थोड़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेकिन इसमें मैं इसको पॉजिटिवली इस तरह से देखता हूँ कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनके अंदर एक कह लें कि एक they have a motivation और they have a vision कि उन्होंने they want to do something. उनको एक डायरेक्शन की तो ज़रूरत है। मैंने कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि प्योरली आईटी या टेक स्टार्टअप्स नहीं हैं। ये बेसिकली वर्कआउट करते हैं एग्री स्टार्टअप्स के ऊपर, जो कि क्लीन एनर्जी के ऊपर उन्होंने काम किया। मैंने कुछ अर्सा उनको, अभी भी मेंटरिंग चल रही है, ऑल्दो वो प्रोजेक्ट ओपन ही इनफैक्ट उसमें वाज द मेजर पार्टिसिपेंट। तो उसमें क्लीन एनर्जी के ऊपर यूनीडो के साथ, तो उसमें बहुत सारे ऐसी इनोवेटिव आइडियाज़ थे जो कि इवॉल्व हुए और उन्होंने उसको वर्कआउट किया। एक माइंडसेट जिसको हमें एलिमिनेट करना है, दैट इज़ कि स्टार्टअप वर्कआउट करता है पैसे के ऊपर। अच्छा। स्टार्टअप, कोई भी बिजनेस सिर्फ पैसे के ऊपर वर्कआउट नहीं करता। आपने कुछ एग्जांपल्स कोट की एंड देयर वर द फेलियर्स, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। अगर ये स्ट्रैटेजी है, और उस वजह से स्टार्टअप्स का माइंडसेट चेंज हो जाता है कि हम जब अपना आइडिया लेकर जाएंगे तो हमें पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो हम कारोबार करेंगे। तो अब ये माइंडसेट के साथ अगर मैं अपना बिजनेस लेकर चलाने की कोशिश करूंगा कि कोई मेरे बिजनेस में पैसा डाले, तो वो कोई मेरे बिजनेस में पैसा क्यों डालेगा? कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि जी आप मेरे बिजनेस में पैसा डालें क्योंकि मैंने ग्रो करना है, तो क्वेश्चन आता है भाई आपने ग्रो करना है तो व्हाट इज़ योर इनपुट? तो हमें उस माइंडसेट को चेंज करने के साथ साथ स्टार्टअप्स को भी थोड़ा सा बिल्डअप करना है कि व्हाट इज़ योर ग्रोथ पैटर्न। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल आपका कितना स्ट्रांग है और वो मार्केट वैलिडेटेड है या नहीं। ये इसी प्रोग्राम का मैं कहूँगा कि वहाँ पर एक चीज़ जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस था कि आपके पास एक आइडिया आ गया, आपने प्रोटोटाइप अगर बिल्डअप कर भी लिया है, इवन एट द टाइम ऑफ प्रोटोटाइपिंग यू गो टू द मार्केट एंड गेट योर आइडिया वैलिडेटेड। अगर मार्केट उसको वैलिडेट करती है, और मार्केट हो सकता है कि वो आपके आइडिया को एक डिफरेंट डायरेक्शन दे दे, देन डोंट स्टिक टू योर आइडिया, चेंज योर आइडिया। क्योंकि वो अल्टीमेटली आपने उस गैप को आइडेंटिफाई किया था, उस गैप को मार्केट ने किसी और तरीके से एक्सेप्ट किया है या परसीव किया है। तो अब आप अपने आइडिया के साथ स्टिक ना रहें, अब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें और वर्कआउट करें उस आइडिया पे जो आपका कंज्यूमर डिमांड कर रहा है। तो ये बेसिकली कुछ एरियाज़ हैं जिनको वर्कआउट करके तो हम अपनी ये जो स्टार्टअप कम्युनिटी है और जो हमारा यूथ है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से फॉर नॉट एट द नेशनल लेवल बट एट द इंटरनेशनल लेवल हम इसके अंदर वर्कआउट कर सकते हैं। अच्छा, द गुड थिंग इज़ कि जिस तरह भी आपने बात भी की, हमने इस पर डिस्कस किया कि एक इकोसिस्टम डेवलप होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस इसमें अपना रोल प्ले कर रही हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यार व्हाट्स द वे फॉरवर्ड नाउ, ये 4-5 चीज़ें अगर हम कर लें तो ये जो वेव है और ये जो जिसकी बेस पे आई थिंक कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो सकता है, उस पर बिल्ड अपॉन कर सकता है, तो वो ये 4-5 चीज़ें हैं। तो व्हाट वुड बी दोज 4-5 थिंग्स? हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमने ग्रोथ करनी है और इस पूरे इकोसिस्टम को हमने एक अलाइन करना है, ताकि जो हमारी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं प्लस हमारा जो सोशल सिस्टम है वो भी फर्दर साथ में इसका बिल्डअप हो, तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास क्या सिर्फ़ और सिर्फ फाइनेंसिंग के थ्रू ही ये स्टार्टअप बिल्डअप होते हैं या इसके लिए कुछ और एरियाज़ भी रिक्वायर्ड हैं। तो देखिए, जो कैपिटल है वो इटसेल्फ खुद से कुछ जनरेट नहीं कर सकता। कैपिटल को भी स्ट्रीमलाइन करने के लिए, किसी फॉर्म में लाने के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ अ ह्यूमन, एंड ह्यूमन इज़ नॉट अ रिसोर्स, दैट इज़ अ ह्यूमन इज़ अ कैपिटल। तो वो जो ह्यूमन कैपिटल है दैट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ टीम। अच्छा। जो बिजनेसेस की बात हमने जहाँ से स्टार्ट की थी, वहाँ पर एम्प्लॉय हायरिंग होती है। स्टार्टअप के अंदर एम्प्लॉय हायरिंग नहीं बल्कि टीम बिल्डिंग होती है, और टीम उसके बाद एम्प्लॉयज़ को हायर करती है। और टीम के लिए ज़रूरी है कि वो लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स जब आपके साथ अलाइन होंगे तो आप अपने तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। अब दूसरा पार्ट आ जाता है कि वाई लाइक माइंडेड पीपल्स। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तरफ है आइडिया और उसकी है डेवलपमेंट, लेकिन बिजनेस के अंदर एक टर्म यूज़ होते हैं दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस फंक्शंस। अब फंक्शंस में आपका एक फाइनेंस का फंक्शन है, एक अकाउंटिंग का है, मार्केटिंग का है, एचआर का है, ये प्राइमरी है। बाकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और इसके अलावा और बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब क्या अकेला मैं एज अ स्टार्टअप इनिशिएटर क्या मैं ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता हूँ?
अगर होगा तो मैं एक बहुत ही मिनिमम लेवल के ऊपर मैं शायद एक चीज़ को डेवलप कर लूँ, लेकिन अगर मुझे ग्रो करना है तो मुझे इन तमाम फंक्शंस के लिए मुझे अपनी लाइक माइंडेड टीम चाहिए जो इसके अंदर हार्मनी क्रिएट करे और जो हमारा विजन है उसको साथ लेके चल सके। जितने भी यूनिकॉर्न्स बिल्डअप हुए, जितने भी एक हाई एंड ऑर्गेनाइजेशंस बिल्डअप हुई, उसके अंदर टीम का रोल सबसे ज़्यादा। फिर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं कि अब हमने इंटरनल सिस्टम को देख लिया, बाहर क्या हो रहा है उसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट ने एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के पर्सपेक्टिव में काम किया। फिर एससीसीपी के अंदर एक स्टार्टअप बिजनेस रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक अलग से कैटेगरी जनरेट की गई कि जिसमें आप अपने आप को एज अ स्टार्टअप के तौर पे रजिस्टर करते हैं तो आपके पास क्या क्या फैसिलिटेशंस हैं। और फिर आप देखते हैं कि अगर मैंने इसमें वर्कआउट करना है तो हमारा जो एकेडेमिया है वो हमारा रोल कैसे प्ले कर सकता है। देखिए, हम बाज़ औक़ात अपने पास जो रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमारी अनफॉर्चुनेटली वो हमारी इग्नोर हो जाती हैं। मैं मैनेजमेंट साइंसेस में काम कर रहा हूँ और साथ वाले ब्लॉक में आईटी मैनेजमेंट है। अब इनकी आपस में कोलैबोरेशन बड़े आराम से हो सकती है, हमें कोई उसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर साइंसेस का सेक्शन हो सकता है उसी ब्लॉक में हो या उसके साथ वाले ब्लॉक में हो। अच्छा, फिर ओपन हाउसेस भी होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो जो हमारी एकेडेमिया है उसने सिर्फ अपने आप को चैनलाइज करना है कि क्या हम इन तमाम चीज़ों को किस तरह से हम अलाइन करें कि मैनेजमेंट साइंसेस का बंदा जब जाकर देखता है कि भाई यहाँ पर ये प्रोडक्ट बिल्डअप हो रहा है, तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए किसी हाई एंड कंपनी की रिपोर्ट को डेवलप करने के बजाय उसी आइडिया को ही ले लिया जाए और मार्केटिंग और फाइनेंस वाले उस आइडिया के ऊपर अपनी एक रिपोर्ट बनाएं। और उसके लिए जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इन द मार्केट जो कि विलिंग हैं काम करने के लिए, उनको वहाँ पर इनवाइट करके उसी को फ्रॉम द स्क्रैच वर्कआउट किया जाए। और अगर ये काम सेमेस्टर 1 से शुरू हो जाए, लाइक फ्रॉम डे 1, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा और हमारे लिए एक ज़्यादा बेहतर रोड मैप हमारे लिए बिल्डअप कर सकता है, जहाँ पे हमारी कोई एडिशनल कॉस्ट और एडिशनल हमें उसके लिए कोई फंडिंग या रिसोर्स रिक्वायर्ड नहीं होंगे। तो उसके थ्रू हम गवर्नमेंट, एकेडेमिया और प्लस इंस्टीट्यूशंस और जो हमारी एक यूथ है, वो सब के सब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अंडर वन विजन हम बड़े आराम से उन चीज़ों को वर्कआउट कर सकते हैं। Lovely. Thank you very much, Bilal, for coming in and sharing your insights. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। कहा जाता है कि पाकिस्तान में अगर आपने बिज़नेस करना है तो उसके लिए आपको अपनी छोटी सिक्योरिटी फर्म भी चाहिए, आपको पावर जनरेशन हाउस भी चाहिए और आपको एक लीगल फर्म भी चाहिए। ये बात किसी हद तक इस तरह दुरुस्त साबित होती है कि वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में पाकिस्तान का नंबर 108वां है तमाम ममालिक में। लेकिन व्हाट इफ़ आई टेल यू कि ये 108वां प्रोग्रेशन है, इससे पहले 130वां, 140वां, 150वां था, ठीक है, लेकिन जो लेटेस्ट रैंकिंग आई उसमें 108वां है, तो इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड। लेकिन इस सब चैलेंजेस के साथ जो बिज़नेस यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत है। अगर आप देखें कि अब आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई दोस्त एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ सामने आता है तो उसके बिज़नेस को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और कोलैबोरेशंस के वो सारे स्टेप्स जो आज हमने डिस्कस किए, उसकी बेस पे पाकिस्तान एक तरक्की की तरफ आगे बढ़ सकता है। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. Do share your feedback and comments. Allah Hafiz.